हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। और मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। इस क्लास में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करवाएंगे जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो के। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ था? चोल, चेर और पांड्य, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, सेन और पल्लव, मौर्य, गुप्त या कुषाण। तो किसके बीच में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहते हैं हम? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो अब देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि इसका केंद्र क्या था। जो केंद्र था वो था आपका कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था। दूसरी चीज आती है, शुरुआत जो हुई वो हुई थी इंद्रायुद्ध जो था, इंद्रायुद्ध। इसको जो प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार राजा कौन थे? वत्सराज। इन्होंने हरा दिया था, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। अब देखिए, तीन लोगों के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पालों में उस टाइम कौन था जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पालों में शासन था धर्मपाल का। ठीक है, और प्रतिहार की बात करें तो ठीक, प्रतिहार का मैंने बता ही दिया, वत्सराज। ठीक, दूसरा आता है आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों में किसका शासन था उस टाइम? ध्रुव धारा वर्ष, ध्रुव धारा वर्ष, या इसको सिर्फ ध्रुव भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तीनों के क्या कहते हैं, शासक बता दिए मैंने आपको कि कौन कौन थे त्रिपक्षीय संघर्ष के टाइम में। अब देखिए, इनके बारे में देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक अगर आपको पता होगा तो वो था गोपाल। कौन था? गोपाल था। क्लियर। प्रतिहारों का शासक जो संस्थापक था वो कौन था? वो था राजा हरिश्चंद्र। और अब बचते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है, इनके संस्थापक थे राष्ट्रकूटों के दंती दुर्ग। क्लियर। और राष्ट्रकूटों का शासन था कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर से लेकर नीचे कर्नाटक तक जो है वो राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस प्रतिहार शासक के समय में हुई थी? तो जो शुरुआत हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था। कौन था? नागभट्ट फर्स्ट, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय। एक काम करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले आपको बताया है कि शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य केंद्र बिंदु कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? महोदय नगर, कान्यकुब्ज, नगर श्री या उपयुक्त सभी। तो जो कन्नौज था इसको क्या था? इन तीनों नामों से जाना जाता था। ठीक है, क्या क्या कहते थे? महोदय नगर भी कहते थे, कान्यकुब्ज भी कहते थे और नगर श्री भी कहते थे। अब देखिए, कन्नौज जो है, त्रिपक्षीय युद्ध भी हो गया कन्नौज की वजह से। कन्नौज का इतना इम्पोर्टेंस क्यों था? उसका इम्पोर्टेंस इसलिए था, एक तो कन्नौज जो है वो उत्तर भारत की जो थी वो आर्थिक सत्ता का केंद्र रहा है। दूसरी चीज क्या थी? राजनीतिक सत्ता का भी केंद्र रहा, हर्ष रहा। ठीक है, और भी आए। ठीक, इसके बाद क्या है, दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी गंगा व्यापार मार्ग पर इसकी स्थिति। जब गंगा व्यापार मार्ग पर इसकी स्थिति थी, अवस्थित था ये, तो क्या होगा? इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा ये। इसी वजह से क्या था, ये आर्थिक सत्ता का केंद्र था। क्लियर हो गया?
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? नागभट्ट फर्स्ट को, हरिश्चंद्र को, वत्सराज को या मिहिर भोज को? तो जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों का नागभट्ट फर्स्ट को। ठीक है, और संस्थापक किसको माना जाता है? संस्थापक है आपका हरिश्चंद्र। ठीक, देखिए अब क्या है, इसने क्या किया था, जो संपूर्ण उत्तर भारत है इसमें गुर्जर प्रतिहार सत्ता की स्थापना की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी चीज? चलिए आगे देखते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को जॉर्ज और अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था? मिहिर भोज को, वत्सराज को, महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल फर्स्ट को या देवपाल को? तो किसको बताया था? ये बताया था आपका मिहिर भोज को। ठीक है, क्या बताया था कि जो मिहिर भोज है ये जॉर्ज और किसका, अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, और सुलेमान की बुक का नाम क्या था? सुलेमान की जो बुक थी उसका नाम था आपका सिलसिला उत तवारीख। सिलसिला उत तवारीख, तो इस बुक को ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? सिलसिला उत तवारीख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, राज्यपाल या यशपाल? तो कौन था जिसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? वो था आपका मिहिर भोज। देखिए गुर्जर प्रतिहारों में मोस्टली एक ही शासक इंपॉर्टेंट रहा है और वो कौन है? मिहिर भोज। इसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो डेप्थ में पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। जो आदिवरा की उपाधि ली थी, जैसा कि आप पता ही है, बताई क्वेश्चन में पूछा ही है। ठीक है, तो आदिवरा की उपाधि क्यों ली थी? क्योंकि ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, इस वजह से इसने आदिवरा की उपाधि ली। इसके सिक्कों पर भी क्या है? वरा की आकृति और क्या लिखा हुआ मिलता है हमें? आदिवरा लिखा हुआ मिलता है। क्लियर इतनी चीज? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संस्कृत कवि और विद्वान राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार राजा के कवि थे? मिहिर भोज के थे, महेंद्रपाल फर्स्ट के थे, नागभट्ट फर्स्ट के थे या वत्सराज के थे? तो जो राजशेखर थे वो किसके दरबारी का राज कवि थे? ये थे आपके महेंद्रपाल फर्स्ट के। ठीक है, तो राजशेखर के बारे में देख लेते हैं। राजशेखर फर्स्ट की जो बुक है, सॉरी राजशेखर की जो बुक्स है वो कौन कौन सी है? एक तो आती है आपकी कर्पूर मंजरी, दूसरी आती है आपकी काव्य मीमांसा। ठीक, क्लियर हो गया? ये दो बुक हैं किसकी? राजशेखर की, इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं राजशेखर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ठीक, कौन सा है राजशेखर का ग्रंथ? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण या उपर्युक्त सभी? तो देखिए अभी मैंने आपको दो बुक्स बताई थी राजशेखर की, कौन कौन सी थी? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, दोनों ही थी। बाल रामायण भी किसकी है? राजशेखर जी की ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? महीपाल फर्स्ट के टाइम में, मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम में, देवपाल के टाइम में या नागभट्ट सेकंड के टाइम में? तो जो अरब यात्री था अल मसूदी ये आया था आपका महीपाल फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, और कब था ये आया था? 915 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी बुक का नाम क्या है? अल मसूदी की बुक का नाम क्या है? मुरुज मुरुज उल मुरुज उल जहब। ठीक है, ये जो है वो
किसकी? अल मसूदी की बुक है। क्या नाम है? मुरुज उल जहब। ठीक है। इसने गुर्जर शासकों को क्या कहा था? गुर्जर शासकों को इसने बौरा कहा। क्या कहा? बौरा कहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम रूप से विजेता कौन सा राजवंश बना? पाल वंश बना, राष्ट्रकूट वंश बना, या गुर्जर प्रतिहार वंश बना, या फिर सेन वंश बना? तो अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ही किनके बीच में था? इन्हीं तीनों शक्तियों के बीच में हुआ था। तो इसमें से ये तो कैंसिल हो गई। अब पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों में से जो अंतिम रूप से विजयी हुआ वो कौन था? वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? कन्नौज को इसके बाद अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस प्रतिहार शासक के काल में हुई थी? मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम में हुई थी, नागभट्ट फर्स्ट के टाइम में हुई थी, वत्सराज के टाइम में हुई, या महिपाल के टाइम में हुई थी? तो जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसकी रचना जो हुई है वो हुई है आपकी मिहिर भोज के टाइम में। क्लियर? तो ये जो है ग्वालियर प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि, संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है। और क्या है इसमें? वंशावली तथा शासकों की उपलब्धियां। ठीक है। शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रतिहार राजा ने चक्रायुध को हराकर कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थानीय राजधानी बनाया था? वत्सराज ने, नागभट्ट सेकंड ने, मिहिर भोज ने, या रामभद्र ने? तो किसने राजधानी बनाया? ये बनाया था आपका नागभट्ट सेकंड ने। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। 1018वीं ईस्वी में महमूद गजनवी, मतलब 1018 ईस्वी, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल था, त्रिलोचन पाल था, यशपाल था, या महिपाल था? तो जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ उस टाइम कन्नौज पर कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक बैठा हुआ था? वो था आपका राज्यपाल। क्लियर? और जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो जो राज्यपाल था ये क्या था? ये युद्ध से भाग गया था। ठीक। अब इसकी कायरता की वजह से क्या हुआ? जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक ने चंदेल शासक का नाम क्या था? विद्याधर। विद्याधर विद्याधर ने क्या किया? इसको मार दिया। किसे मार दिया? राज्यपाल को मार दिया था। ठीक है। और क्यों मारा था? क्योंकि ये युद्ध से भाग गया था जब गजनवी का आक्रमण हुआ था, इस वजह से। नेक्स्ट आता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? यशपाल, राज्यपाल, विजयपाल और महिपाल सेकंड। तो जो अंतिम शासक है वो माना जाता है आपका यशपाल। ठीक है। इसके बाद जो गहड़वाल शासक था चंद्रदेव, क्या नाम था उसका? चंद्रदेव द्वारा ये हरा दिया जाता है। ठीक है। और यहीं पर अंत हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने, किसने? ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में किस प्रतिहार और पाल शासक को हराया था? वत्सराज और धर्मपाल को, नागभट्ट और देवपाल को, मिहिर भोज और गोपाल को, महिपाल और महिपाल फर्स्ट को? तो जो राजा ध्रुव था इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में
प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया था और पाल शासक धर्मपाल को हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कुल कितने वर्षों तक चला था? लगभग 50 वर्ष तक, लगभग 100 वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक और लगभग 300 वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक युद्ध चला है? लगभग 200 वर्ष तक युद्ध चला है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। ये शुरू हुआ था 780 ईस्वी से, ये चला है आपका 950 ईस्वी तक। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतनी चीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कन्नौज में किस वंश के दो भाइयों का उत्तराधिकार युद्ध त्रिपक्षीय युद्ध का त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बना? आयुध वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश या मौर्य वंश? ठीक है, तो किसका था? ये आयुध वंश का था। और ये कौन थे शासक आयुध वंश के? एक तो इंद्रायुध और कौन था? चक्रायुध। इन दोनों की वजह से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट सेकंड ने, मिहिर भोज ने, महेंद्रपाल ने या वत्सराज ने? तो जो प्रतिहार शासक था किसने प्रभास की उपाधि धारण करने वाला, वो कौन था? वो था आपका मिहिर भोज था। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपको दौलतपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। दौलतपुर ताम्रपत्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? उज्जैन में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में या धार में? तो गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैन में। और उज्जैन को क्या कहा जाता है? अगर आपसे इस नाम से भी पूछ लेते हैं तब भी आपका आंसर ये होना चाहिए, क्या? भीनमाल। उज्जैन को क्या कहा जाता था? भीनमाल भी कहा जाता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा, अलमसूदी ने प्रतिहार राजाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? बोरा, राजा, महाराज अधिराज या राय की? तो ये यूज किया था बोरा शब्द का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अराजकता समाप्त करने के लिए जनता द्वारा 750 ईस्वी में किसे पाल वंश का राजा चुना गया था? धर्मपाल को, देवपाल को, गोपाल को या रामपाल को? तो ये चुना गया था आपका गोपाल को। ठीक है, किसे चुना गया था? गोपाल को, और ये जनता द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन होगा? गोपाल हो जाएगा पाल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट आता है आपका, प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल ने की है, गोपाल ने की है, देवपाल ने की है या महीपाल ने की है? तो ये आपकी की है औदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना गोपाल ने की है। ठीक है, और ये है कहाँ औदंतपुरी विश्वविद्यालय? ये है आपका बिहार शरीफ बिहार में। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बिहार के भागलपुर में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या न्यायपाल ने? तो ये स्थापना की थी आपकी किसने? धर्मपाल ने। और ये कब की है? 8वीं सदी में। ठीक, क्लियर हो गया। 8वीं सदी में हुई इसकी स्थापना। नेक्स्ट आ जाता है आपका, गुजराती कवि सोड्डल ने किस पाल शासक को उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी थी? धर्मपाल को दी है,
देवपाल को दी है, गोपाल को दी है या फिर महिपाल को दी है? तो किसे दी है, किसकी उपाधि? उत्तरापद की उपाधि। ये दी है आपकी धर्मपाल को। ठीक है। और सोडल की जो बुक है उसका नाम क्या है? सोडल की बुक का ये है उदय सुंदरी। उदय सुंदरी। ठीक है। और जो धर्मपाल है इसे क्या कहा गया है? परम भट्टारक, या फिर और क्या कहा जाता है? परम सौगात। परम भट्टारक और परम सौगात भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, किस पाल शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, रामपाल ने या विग्रहपाल ने? तो किसने किया था सोमपुर महाविहार की स्थापना? ये की थी आपकी धर्मपाल ने। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस पाल शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान दिए थे? देवपाल ने, धर्मपाल ने, महिपाल फर्स्ट ने या गोपाल सेकंड ने? तो किसके कहने पर दिए थे? ठीक है, ये दिए थे आपके देवपाल के कहने पर। हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतिश दीपांकर किस पाल शासक के शासनकाल में तिब्बत गए थे? धर्मपाल के समय में गए, देवपाल के समय गए या नेपाल के समय गए या रामपाल के समय गए? तो ये जो गए थे अतिश दीपांकर, ये गए हैं आपके नेपाल के समय में। ठीक है, नेपाल के दरबार से ही ये गया है। नेपाल ने इनको क्या किया था? इसको अतिश दीपंकर को विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसका कुलपति बना दिया था। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाल काल के महान मूर्तिकार धीमान और उनके पुत्र विटपाल किसके समकालीन थे? धीमान और विटपाल किसके समकालीन थे? धर्मपाल या देवपाल के, गोपाल और धर्मपाल के, महिपाल और रामपाल के, नैपाल और विग्रहपाल के? तो जो धीमान और विटपाल थे ये आपके थे धर्मपाल और देवपाल के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? देवपाल को, रामपाल को, महिपाल फर्स्ट को या धर्मपाल को? तो जो पाल वंश है इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक तो है आपका गोपाल, और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका महिपाल फर्स्ट को। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता संध्याकर नंदी ने किस पाल राजा के समय हुए कैवर्त विद्रोह का वर्णन किया है? महिपाल सेकंड ने, रामपाल ने, विग्रहपाल ने या कुमारपाल ने? तो ये जो है वो किस राजा के समय में हुआ है? महिपाल सेकंड के समय में हुआ था। ठीक है, अब इस विद्रोह का नेता कौन था? कौन सा विद्रोह? कैवर्त विद्रोह। इस विद्रोह का जो नेता था वो था आपका दिव्य नाम का सामंत था। ठीक है, और इस विद्रोह में महिपाल को क्या किया गया था? महिपाल सेकंड को मार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पाल शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे या संरक्षक थे? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के या वैष्णव धर्म के? तो ये जो पाल शासक थे ये बेसिकली थे आपके बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अरबी यात्री सुलेमान ने किस पाल साम्राज्य को किस नाम से पुकारा था? अल जार्ज के नाम से, रूमी नाम से या मुल्क उल हिंद के नाम से या सुलेमानपुर के नाम से? तो किस नाम से सुलेमान ने पाल साम्राज्य को पुकारा था? ये पुकारा था आपका रूमी नाम से। ठीक,
हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, पाल शासक देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र, गौड़, मुंगेर या फिर ढाका? तो जो देवपाल था इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? मुंगेर में स्थानांतरित कर दी थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़वाहो नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? वाकपति राज ने, संध्याकर नंदी ने, कल्हड़ ने या बिल्लड़ ने? तो जो गुड़वाहो है इस बुक के राइटर कौन है आपके? वाकपति राज मुंज। पूरा नाम क्या है? वाकपति राज मुंज इनका पूरा नाम है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, चोल शासक राजेंद्र चोल फर्स्ट ने बंगाल के किस पाल शासक को पराजित किया था? धर्मपाल को, नयपाल को, महीपाल फर्स्ट को या विग्रहपाल तृतीय को? तो किसको पराजित किया था? ये पराजित किया था आपका महीपाल फर्स्ट को। और महीपाल फर्स्ट को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगैकोंड चोल, मतलब कि गंगा को जीतने वाला, ये उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाता है आपका, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? वर्मन वंश की, सेन वंश की, कामरूप की या कर्णाट वंश की? तो किस वंश की स्थापना हुई है? ये हुई है सेन वंश की स्थापना। जब पालों का अंत हो गया तो उसके बाद बंगाल पे किसका शासन रहा? सेन वंश का रहा। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था आपका सामंत सेन। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत सेन को, विजय सेन को, बल्लाल सेन को या लक्ष्मण सेन को? तो किसे माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, आप लोग बताएंगे ठीक है कमेंट करके कि किसे माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेन वंश का पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा कौन था जिसने अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि ली थी? सामंत सेन था, विजय सेन था, बल्लाल सेन था या लक्ष्मण सेन था? तो कौन था ये जिसने कौन सी उपाधि ली थी? अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण की थी। ये जो था वो था आपका विजय सेन। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत किस सेन शासक ने की थी? बल्लाल सेन ने की है, विजय सेन ने की है, ठीक है, लक्ष्मण सेन ने या विश्वरूप सेन ने? तो जो बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत हुई ये हुई थी आपकी बल्लाल सेन के समय से। ठीक है, अब बेसिकली कुलीनवाद क्या होता है? कुलीनवाद जो होता है इसमें क्या है कि विशेष सामाजिक और जातिगत व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कुलीनवाद कहा जाता है, जिसका मेनली पर्पस क्या होता है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इसकी रक्षा करना और वंश के अनुसार क्या करना? सामाजिक पदानुक्रम स्थापित करना, इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, दान सागर और अभ्युदय सागर ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मण सेन ने, बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने या सामंत सेन ने? तो ये रचना की थी आपकी बल्लाल सेन ने। किसने की है? बल्लाल सेन ने की है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद इसकी रचना जयदेव ने किसके राज दरबारी कवि? जयदेव ने की है ये तो पता है, ठीक है। अब ये पूछा है कि किसके राज दरबारी कवि थे ये? लक्ष्मण सेन के थे, बल्लाल सेन के थे, धर्मपाल के थे या फिर मिहिर भोज के थे? ठीक है, तो ये किसके थे? ये थे आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पवन दूत के रचयिता धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध ये किसके दरबार में थे? तो देखिए यहाँ पर जो है वो मेनली दो चीजें हो गई। एक तो पवन दूत जो रचना है वो किसकी है? धोई की, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है?
ब्राह्मण सर्वस्व, इसके रचयिता कौन थे? हलायुध थे। ये 2 बुक्स हो गई, ठीक है। अब इनसे पूछा है कि ये दोनों ही जो है वो किसके दरबारी थे? ये जो थे वो किसके थे? विजय सेन के, देवपाल के, लक्ष्मण सेन के या फिर महेंद्रपाल के? तो ये थे किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के थे, ठीक है। जो धोई थे ये क्या थे? दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। और जो हलायुध थे, हलायुध क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल की किस राजधानी पर आक्रमण करके लक्ष्मण सेन को भागने पर मजबूर किया था? ढाका पर, लखनौती पर, मुंगेर पर या गौड़ पर? तो किस राजधानी पर आक्रमण किया था? ठीक है, ये किया था आपका लखनौती पर। लखनौती का एक और नाम है, आपको नदिया नाम से भी अगर पूछ लिया जाए ना तो इसका आंसर नदिया भी होगा, क्योंकि जो लखनौती है इसी को क्या कहा जाता है? आपका नदिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, सेन शासक धार्मिक रूप से किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, जैन धर्म के थे या आजीवक संप्रदाय? तो ये जो थे सेन वंशी शासक, ये बेसिकली थे हिंदू धर्म के, ठीक है। किससे जुड़े हुए थे? हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे या हिंदू धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट आता है आपका देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना सेन राजा की सफलताओं का वर्णन करने के लिए की गई थी। किस सेन वंश के राजा का वर्णन किया गया इसमें? विजय सेन का, लक्ष्मण सेन का, बल्लाल सेन का या सामंत सेन का? तो ये जो है देवपाड़ा प्रशस्ति, ये संबंधित है किसकी विजयों से? विजय सेन की, वो क्या कहते हैं, सफलताओं से जुड़ा हुआ है। और इसके रचनाकार जो हैं देवपाड़ा प्रशस्ति के, ये है उपापति धर। कौन है रचनाकार? उपापति धर है। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका लक्ष्मण सेन ने किस संवत की शुरुआत की थी जो बंगाल में प्रयोग होता था? बल्लाल संवत, लक्ष्मण संवत, गुप्त संवत या वल्लभी संवत? तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको किस संवत से की शुरुआत की थी। लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका पाल और सैन काल में बंगाल से किस प्रसिद्ध कपड़े का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता था? रेशम का होता था, जूट का होता था, मलमल का होता था या फिर खादी का होता था? तो किसका व्यापार होता था? ये होता था आपका मलमल का। किसका था? मलमल का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पाल शासकों के समय विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? पाल कला शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, द्रविड़ शैली? तो जो पाल शासकों के समय में हुई थी वो इन्हीं के नाम पर बेस्ड है। क्या है? पाल कला शैली। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, पर जब ऐसा होता है ना कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं उस टाइम दिमाग इतना नहीं घूमा होता है। जब आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी तो उस टाइम आप टिक लगा लेंगे सही आंसर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेन वंश का अंतिम प्रतापी हिंदू शासक कौन था? विश्वरूप सेन था, लक्ष्मण सेन था, केशवन सेन था या बल्लाल सेन था? तो कौन था? केशव सेन था, केशवन नहीं है, केशव सेन था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली दक्षिण भारत की शक्ति कौन सी थी? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत से इसमें शामिल हुए थे? वो थे आपके राष्ट्रकूट। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।